Hello everyone, welcome back to our channel Nivy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. लास्ट क्लास में केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हमने जीरो ऑर्डर ला, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था। उनकी रेट लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या रहेगी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगी, ये भी हमने डिस्कस किया था। साथ में हाफ लाइफ मेथड और ग्राफिकल मेथड, इन सभी के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन है क्या और ये कितने टाइप की होंगी, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, और साथ में ही स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यानी कि SSA वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें सबसे पहले हम एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन है क्या। 2 टाइप की रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, एक एलिमेंट्री रिएक्शन होगी एंड सेकेंड होगी हमारे पास है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन सिंपल या फिर कहें सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी तो कोई इंटरमीडिएट यहाँ पे नहीं बनेगा, नो इंटरमीडिएट। और जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगा वो बहुत ही सिंपल होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म सिंपल होगा, ठीक है। सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, सिंगल स्टेप रिएक्शन में इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होती है, और वहां पे जो मैकेनिज्म होगा रिएक्शन का वो बहुत ही सिंपल होगा। इसका जस्ट ऑपोजिट होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी, मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी तो कहीं ना कहीं इसमें इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ पे, तो इसका जो मैकेनिज्म होगा रिएक्शन मैकेनिज्म वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है एलिमेंट्री रिएक्शन के कंपैरिजन में। एलिमेंट्री रिएक्शन के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म डिफिकल्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब एलिमेंट्री रिएक्शन में हम मोलिकुलरिटी को डिफाइन कर सकते हैं, मोलिकुलरिटी को डिफाइन कर सकते हैं हम एलिमेंट्री रिएक्शन में, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मोलिकुलरिटी को डिफाइन करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। मोलिकुलरिटी कैसे बताते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जब हमें उसका मोलिकुलरिटी कैलकुलेट करना हो तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा ऑर्डर के इक्वल। वहां पे जो ऑर्डर होगा वो मोलिकुलरिटी रिएक्शन के इक्वल होगी, साथ में वो एलिमेंट्री रिएक्शन के इक्वल होगा, और एलिमेंट्री रिएक्शन में जो ऑर्डर होगा वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल होंगे। पहली बात, जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उसमें यदि हमें ऑर्डर कैलकुलेट करना हो तो ऑर्डर हम कैलकुलेट करेंगे, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखेंगे, तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे उन्हीं का जो सम होगा वो उसके इक्वल होगा हमारा ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन में। अब हम बात करें मोलिकुलरिटी को हमें कैलकुलेट करना है, तो मोलिकुलरिटी को हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन के इक्वल ही होगा मोलिकुलरिटी, ठीक है। तो मोलिकुलरिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से एलिमेंट्री रिएक्शन में, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मोलिकुलरिटी को एक्सप्लेन करना हमारे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, उसको कैलकुलेट करना, ठीक है यहाँ पे सभी को। अब इसके हम टाइप्स की बात करेंगे कि कितने टाइप्स के एलिमेंट्री रिएक्शन यहाँ पे हैं। यदि क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है कि कौन सी रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो आपको एलिमेंट्री रिएक्शन मान लेनी है कि वहां पे एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। 3 टाइप्स की होंगी एलिमेंट्री रिएक्शन। फर्स्ट होगा रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। सेकेंड होगा पैरेलल रिएक्शन एंड थर्ड होगा कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन, ठीक है। एक एक करके इन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन, और रिवर्सिबल रिएक्शन को ही हम कहेंगे ओपोज रिएक्शन, ओपोज रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले जो एलिमेंट्री रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन को ही हम ओपोज रिएक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन है, कोई रिएक्टेंट A है और इस रिएक्टेंट A से हमें प्रोडक्ट B की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वहां पे कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि वापस से B से A भी बनेगा। रिवर्सिबल में क्या होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की फॉर्मेशन होती है, वही हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है।
ठीक है। तो यहाँ पे जब A से B की फॉर्मेशन हुई तो वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पे K1 यानी कि रेट कांस्टेंट K1 होगा, और B से A की फॉर्मेशन हुई तो कितना होगा, K-1 मान लिया हमने, ये हमने माने हैं वो K1 है, ये K-1 है। अब हम बात करें, हमारे पास टाइम 0 है, यदि T = 0 है यहाँ पे, तो यदि रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन की बात करें तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होगी, A0, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ A किसके इक्वल होगी, यहाँ पे नोट के इक्वल लिख देंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करा, जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A है उसको हम नोट से रिप्रेजेंट करेंगे, और B की कितनी होगी, 0 होगी। जब इनिशियल ये है तो तब तक B की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हुई है। क्लियर। अब टाइम T की बात करें कि एट टाइम T पर जो हमारी A की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, A की कंसंट्रेशन होगी A0 - X, और ये X क्या होगी, यानी कि यहाँ पे X B की फॉर्मेशन हुई है तो यहाँ से X माइनस कर देंगे, जो बाकी की जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी वो इसकी रह जाएगी हमारे रिएक्टेंट A की, बाकी का क्या हो गया, कंजम्पशन हो गया, यहाँ पे B की फॉर्मेशन में चला गया, तो इसको हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है। तो ये हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये है रिमेनिंग कंसंट्रेशन, जो अब यहाँ पे हमारे पास जो बाकी की कंसंट्रेशन रह गई वो वाली। अब हम बात करें इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस X इक्विलिब्रियम, और ये क्या होगी, X इक्विलिब्रियम के इक्वल होगी। क्लियर है। हमें कैलकुलेट करना है यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन होगा यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है। इक्विलिब्रियम की बात नहीं करें, इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तब तो ये दोनों स्टेप हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएगा। बट अभी हम इक्विलिब्रियम की बात नहीं करें, रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली बात करें हैं, वो होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि A से B की फॉर्मेशन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यानी कि B से फिर A की फॉर्मेशन। क्लियर है। यहाँ पे अब हमें रेट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे dx/dt, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, K1 कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस K-1 कंसंट्रेशन ऑफ B। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड है यानी कि A से B की फॉर्मेशन, यानी कि K1 कंसंट्रेशन ऑफ A, यही होता है रेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और अब रिएक्टेंट हमारे यहाँ पे A है तो R हमारा क्या हो जाएगा, KA। क्लियर है यहाँ तक। और K1 है हमारा कांस्टेंट यहाँ पे। अब इधर से बात करें B से A, यानी कि B अब रिएक्टेंट का काम करेगा, B अब रिएक्टेंट का काम करेगा तो ये हो जाएगा, ये हमने लिख दी दोनों वैल्यूज यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे सभी को। अब ये जो कंसंट्रेशन ऑफ A है, जो हमारा रिमेनिंग कंसंट्रेशन है जो अभी ये किसके इक्वल है, ये देखो ये है कंसंट्रेशन ऑफ A0 माइनस X के इक्वल होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं K1 कंसंट्रेशन ऑफ A0 माइनस X माइनस K-1, और B ये किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ B X के इक्वल होगा, ये X के इक्वल होगा। ठीक है। ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ B। यहाँ तक क्लियर है सभी को। dx/dt ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हम बात करेंगे एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन वही K1 कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू K-1 कंसंट्रेशन ऑफ B, यही होगा हमारे पास। ठीक है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट हमारा इक्वल रहने वाला है। अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ A है ये इक्वल होगा कंसंट्रेशन ऑफ A0 माइनस X इज इक्वल टू K-1, यहाँ पे होगा X। अब इसको हम सोल्व करेंगे। K1 कंसंट्रेशन ऑफ A0 माइनस K1X इज इक्वल टू K-1X। K1 कंसंट्रेशन ऑफ A0 इज इक्वल टू K-1X। इसको हम इधर लेके आएंगे, सेम टर्म को सेम साइड,
प्लस K1X हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो K1 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, इसकी वैल्यू ये आई और इस वैल्यू को हम रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। अब इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में हम रखेंगे तो हमें मिलेगा dx/dt इज इक्वल टू, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास होगा यहाँ पे भी K1 कंसंट्रेशन ऑफ A नोट माइनस K1X माइनस K-1X, यानी कि इसमें रख देंगे, ठीक है, इसकी जगह। तो यहाँ पे होगा K-1X प्लस K1X माइनस K1X K-1X। अब हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे x हमारे क्या ले रखा है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम लगा रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे x पे क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम। तो ये हमारी है इक्विलिब्रियम की और ये हमारे हैं सिंपल x एट टाइम t पे। अभी यहाँ पे इनको सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ से x इक्विलिब्रियम को कॉमन ले लिया, x इक्विलिब्रियम को कॉमन लिया तो K-1 प्लस K1 और इधर हमने माइनस x को कॉमन ले लिया तो हमारे पास होगा K1 प्लस K माइनस से 1। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म क्या है, सेम है, तो इनको एक साइड लिख देंगे K-1 प्लस K1 और इधर है x इक्विलिब्रियम माइनस से x, यही होगा x इक्विलिब्रियम माइनस से x हो जाएगा। तो ये तो हमारे यहाँ तक है, सोल्व किया है। अब आगे देखो, यह है dx/dt, सेम टर्म को सेम साइड लेके आएंगे, यानी कि जो x वाली है इसको इधर लेके आएंगे, dx/x इक्विलिब्रियम माइनस x इज इक्वल टू K-1 प्लस K1 dt। अब करवाएंगे इसका इंटीग्रेशन 0 to t 0 to x। अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो क्या होती है, जब इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, माइनस करना हमने फाइनल में से इनिशियल को। अब फाइनल से इनिशियल को हम माइनस करेंगे तो x इक्विलिब्रियम माइनस x x इक्विलिब्रियम माइनस x इज इक्वल टू K-1 प्लस K1 और इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, t आएगा, एक मिनट, -1, तो ये क्या हो गया, तो माइनस करें तो प्लस का है, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल और ये इनिशियल क्या है 0। ये होगा हमारे पास माइनस प्लस माइनस हो जाए, कैंसिल आउट, और x इक्विलिब्रियम और साथ में ln x इक्विलिब्रियम माइनस x, तो ln ये हमारा माइनस पे है, तो जब इसको हम सोल्व करके लिखेंगे तो ln x इक्विलिब्रियम अपॉन x इक्विलिब्रियम माइनस x इज इक्वल टू K-1 प्लस K1 इंटू t। ये होगी हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, इक्वेशन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आई है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम अपोज रिएक्शन भी कहेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम इक्विलिब्रियम की बात कर ले एक बार फिर से, ये आपको सभी को याद होने चाहिए, इसी से आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये हमारी इक्वेशन। अब हम बात करें एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे हमने बताया कि जो एक्स इक्विलिब्रियम है, एक्स इक्विलिब्रियम किसके था, कंसंट्रेशन ऑफ बी के इक्वल था। हमने क्या कहा था, देखो यहाँ पे देखो, जो x है वो b के इक्वल है, तो x इक्विलिब्रियम होगा, ये वाला किसके बराबर होगा, फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए b इक्विलिब्रियम के बराबर होगा।
अब इसकी हम बात करें हैं कि यहाँ पे जो x इक्विलिब्रियम होगा ये कंसंट्रेशन ऑफ B इक्विलिब्रियम के इक्वल होगा और x हमारा है कंसंट्रेशन ऑफ B के इक्वल होगा। K1 और K-1 है, ये है रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ठीक है। इसमें ये हमारा है कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्विलिब्रियम के, x हमारा है कंसंट्रेशन ऑफ बी के, K1 और K-1 होंगे, ये होंगे रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, और T यहाँ पे हमारा होगा टाइम इंटरवल, ये है टाइम इंटरवल। अब इक्विलिब्रियम की बात करें हम तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, यहाँ पे जो फॉरवर्ड रेट होगा और बैकवर्ड रेट होगा दोनों इक्वल होंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये होंगे इक्वल। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू K-1 बी इक्विलिब्रियम के इक्वल होगा। क्लियर है, ए इक्विलिब्रियम और कंसंट्रेशन बी इक्विलिब्रियम के इक्वल हो गए। अब इसको हम सोल्व करेंगे K1 अपॉन K-1 यानी कि रेट कांस्टेंट को एक साइड लेके आएंगे, कंसंट्रेशन वाली टर्म एक साइड यानी कि बी इक्विलिब्रियम अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्विलिब्रियम ये होगा, और ये इक्वल होगा K इक्विलिब्रियम के, ये इक्वल होगा K इक्विलिब्रियम की। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। आपसे यहाँ पे कोई भी एक डाटा आपसे पूछ सकते हैं, K1 पूछ सकते हैं, K-1 पूछ सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्विलिब्रियम पूछ सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्विलिब्रियम पूछ सकते हैं, या फिर इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट पूछ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। दोनों फॉर्मूला इसे याद होना चाहिए कि मान लीजिए हमारे पास है ये वाली वैल्यू गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे हमसे x पूछ लिया तो आपको ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। बाकी सारी वैल्यू गिवन है और x आपसे पूछ लिया तो ये वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए। यदि सिंपली आपसे कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है तो आपको ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। यानी कि फॉर्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि पूरा आप ये डेरिवेशन करने बैठे, आपको समझ आता है तो ठीक है, याद रहता है तो भी ठीक है, वरना फॉर्मूला आपको याद रखना है और फॉर्मूला से फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ताकि फिर फॉर्मूला आपको यूज करना चाहिए क्वेश्चन में कि इसका यूज कैसे करने हैं। डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, डेरिवेशन इसलिए करते हैं कि आपको यदि फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, थोड़ा समझ आ जाए, सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि इसके अलावा थोड़ा बहुत चेंज होकर क्वेश्चन आ जाए। तो यदि हमें डेरिवेशन आता है तो हम उससे भी क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, अदरवाइज डेरिवेशन हमारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। ये हमारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आप कर लेंगे तो इनको फिर अप्लाई करना आना चाहिए क्वेश्चन में कि इनको अप्लाई कैसे करने हैं, वो इंपॉर्टेंट है। यदि आपको पूरी डेरिवेशन आता है, फॉर्मूला भी आपको याद है, बट क्वेश्चन में अप्लाई करना नहीं आ रहा तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसको अप्लाई करना आना चाहिए आपको, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये था हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में एक कॉन्सेप्ट है रिलैक्सेशन मेथड। रिलैक्सेशन मेथड, रिलैक्सेशन मेथड में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप यहाँ पे देखेंगे टू टाइप के इक्विलिब्रियम दिखेंगे, एक तो होगा हमारा ओल्ड इक्विलिब्रियम, एक होगा यहाँ पे न्यू इक्विलिब्रियम। ओल्ड इक्विलिब्रियम और न्यू इक्विलिब्रियम के बीच का डिफरेंस देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, कैसे आप देखेंगे। रिलैक्सेशन मेथड है क्या, इट इज यूज्ड टू स्टडी दी काइनेटिक्स ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है। बहुत फास्ट रिएक्शन होगी उसके लिए इसका हम करते हैं यूज। क्लियर, जैसे कि यहाँ पे T हाफ होगा लेस देन 10 की पावर -3 सेकेंड। The relaxation method in which equilibrium is distributed by changing the temperature is known as T-jump। T-jump यानी कि टेम्परेचर जंप, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है उसमें ये अप्लाई किया जाएगा
उसकी स्टडी में ही यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो रिलैक्सेशन मेथड होगा उसमें इक्विलिब्रियम को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय चेंजिंग दी टेम्परेचर, तो उसे हम कहेंगे टेम्परेचर जंप। जो टेम्परेचर में हम चेंज ला रहे उस टेम्परेचर को हमने कहा है टेम्परेचर जंप। इसके लिए एक ग्राफ होता है इस टाइप का, जो ग्राफ हम बनाएंगे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम यहाँ पे ग्राफ रहने वाला है और ये ग्राफ होगा कुछ इस टाइप का। तो यहाँ पे देखो ये हमारा है ओल्ड इक्विलिब्रियम के लिए, ये जो हमारी कवई है ओल्ड इक्विलिब्रियम के लिए, और ये होगी न्यू इक्विलिब्रियम के लिए, ये है न्यू इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है इनके बीच में, तो ये होगी डेल एक्स नोट अपॉन डेल एक्स, डेल एक्स नोट अपॉन डेल एक्स, और ये होगी हमारे पास डेल एक्स नोट। अब ये हमारे पास क्या है, डेल एक्स नोट अपॉन डेल एक्स, ये रिप्रेजेंट करेगा रिलैक्सेशन टाइम को, रिलैक्सेशन टाइम जिसको हम डिनोट करेंगे टॉर्क से, और टॉर्क इक्वल होगा डेल एक्स नोट अपॉन डेल एक्स, जो कि इक्वल होगा ई के, जो कि ई के इक्वल होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, डेल एक्स नोट अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ई, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिलैक्सेशन टाइम को। रिलैक्सेशन टाइम को हम डिनोट करेंगे टॉर्क से। एक बार रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन देख लो आप। रिलैक्सेशन टाइम टॉर्क से इसे हम डिनोट करेंगे। ठीक है, द टाइम एट विच द रेशियो ऑफ डेल एक्स नोट एंड एट डेल एक्स इज इक्वल टू बी ई, ई के इक्वल होगा। जो रेशियो होगा डेल एक्स नोट अपॉन डेल एक्स वो इक्वल होगा ई के, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिलैक्सेशन टाइम को, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू डेल एक्स नोट अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ई। ये रिलैक्सेशन टाइम को डिनोट कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे इसमें रिलैक्सेशन मेथड में जो हमने रिवर्सिबल रिएक्शन की है उसी में यदि हम टी जंप का यूज कर ले, ठीक है, यानी कि जो इक्विलिब्रियम है उसमें हम चेंज, इक्विलिब्रियम के टाइम पे आए टेम्परेचर में चेंज ले आए, तब यहाँ पे क्या फॉर्मूला हमें मिलने वाला है रिवर्सिबल रिएक्शन का, वो देखेंगे अब यहाँ पे हम। देखो हमारे पास रिएक्शन थी रिवर्सिबल रिएक्शन, ए से बी की फॉर्मेशन, बी से ए की फॉर्मेशन। जब ए से बी की फॉर्मेशन हो रही है तो कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट K1 है, बी से ए की तरफ जाएंगे तो K-1 होगा। यही था हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये बता दिया था सब कुछ कि T टाइम 0 पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन A नोट होगा, यहाँ पे 0 होगा। T पे हमारे पास था A नोट माइनस एक्स, ये x हो जाएगा। इक्विलिब्रियम की हमने बात की थी, A नोट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम, यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्विलिब्रियम। x होगा कंसंट्रेशन ऑफ B के इक्वल, ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ B इक्विलिब्रियम के इक्वल। क्लियर यहाँ पे सभी को? अब यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है वो देखो, यहाँ पे हमारे पास है टेम्परेचर जंप, यहाँ पे होगा टेम्परेचर जंप। जो हमारा एट टाइम t पर जो इक्वेशन आपको दिख रही थी वही हमारा होगा t जंप पे, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ A नोट माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या होगा x। और न्यू इक्विलिब्रियम की बात करें, एट न्यू इक्विलिब्रियम, वो भी क्या होगा, जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम था A नोट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम, ये होगा x इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो टाइम t पर था हमारे पास वही हमारा टेम्परेचर जंप पे होगा, जो इक्विलिब्रियम पर था वो हमारे क्या होगा, न्यू इक्विलिब्रियम पे उसकी फॉर्मेशन होने वाली है। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था रेट dx अपॉन dt। dx अपॉन dt हमने कहा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यदि हम सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हमने बताया था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि A से B की फॉर्मेशन K1 कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस K-1 कंसंट्रेशन ऑफ B, और यहाँ पे हमने लिखा था K1
कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस एक्स माइनस के माइनस 1 एक्स, ये लिखा था हमने डी एक्स अपॉन डी टी। अब हमें यहाँ पे चेंज दिखाना है, यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, देखो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करेंगे, जो न्यू इक्विलिब्रियम की फॉर्मेशन हो रही है तो वहाँ पे कुछ चेंज ला रहे थे हम इक्विलिब्रियम में, तभी वो ओल्ड से न्यू इक्विलिब्रियम की बात करे हैं। जब इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे कुछ चेंज देगा, टेम्परेचर में भी चेंज होगा और कंसंट्रेशन पे भी वहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा। यानी कि यहाँ पे अब डी डेल एक्स अपॉन डी टी, इसको डेल एक्स क्या होगा, डी एक्स माइनस एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन डी टी, ये होगा यहाँ पे इसी के इक्वल होगा, और ये होगा यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी के इक्वल होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये हमने यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेशन में चेंज दिखा दिया, क्योंकि हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा चेंज लेकर आए, यानी कि टेम्परेचर में थोड़ा सा इक्विलिब्रियम के टाइम पे चेंज लेके आएंगे, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन में भी थोड़ा बहुत चेंज आएगा, और वो चेंज ये होगा डेल एक्स होता है एक्स माइनस एक्स इक्विलिब्रियम, यानी कि हमने दिखा दिया यहाँ पे, ये इसके इक्वल होता है अपॉन डी टी। जब हम इसको सोल्व कर लेंगे, कंप्लीटली इसको सोल्व करेंगे, हम इंटीग्रेशन करवाएंगे, डिफरेंशिएशन लेंगे इसका, तो इसको सोल्व करने के बाद देखो लास्ट हमने रिवर्सिबल रिएक्शन में देखा था एल एन एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन एक्स माइनस एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स, यही था K1 प्लस के माइनस 1 और T। ये हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में यहाँ पे बात की थी। अब यहाँ पे होगा एल एन डेल एक्स नॉट अपॉन डेल एक्स, सिर्फ ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू K1 प्लस के माइनस 1 T। अब ये जो T है यहाँ पे ये रिलैक्सेशन टाइम आ जाएगा, यानी कि टॉर्क की फॉर्म में हम इसे लिखेंगे। और यहाँ पे हमने कहा था कि जब रिलैक्सेशन टाइम मान लेंगे इसे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये E के इक्वल होगा रिलैक्सेशन टाइम पे। तो लेंथ एनम E इज इक्वल टू K1 प्लस के माइनस 1 और टॉर्क, यदि ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क होगा 1 अपॉन K1 प्लस के माइनस 1, और टॉर्क हमारे पास है रिलैक्सेशन टाइम, और ये होंगे रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसमें आपको जो फॉर्मूला याद रखने हैं, वो एक तो आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है रिलैक्सेशन टाइम के लिए, आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और दूसरा आपको ये याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये हमने रिलैक्सेशन मेथड एंड रिवर्सिबल रिएक्शन में इसको भी डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। सेकेंड हमारे पास है पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन को ही हम कहेंगे कॉन्करेंट रिएक्शन। इसमें हम 3 केस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसमें पैरेलल रिएक्शन में 3 केस बनेंगे। फर्स्ट रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल में रिएक्शन में क्या कहा हमने, यदि रिएक्टेंट ए से बी की फॉर्मेशन हो रही है तो वापस से बी की ए में भी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। और वहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने देखी थी। अब हम बात करें हैं पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन में आपको 3 केस देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, देखो, जो केस फर्स्ट होगा, केस फर्स्ट, मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए, और ए से हमें एक प्रोडक्ट बी मिला, एक प्रोडक्ट सी मिला, यानी कि यहाँ पे हमें 2 या 2 से ज़्यादा, यानी कि 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिलने वाले हैं। क्लियर है? एक रिएक्टेंट से हमें यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, और दोनों के जो रेट कांस्टेंट होगा वो तो डिफरेंट होगा ही, ठीक है, बट इनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो सेम रहने वाली है। ए रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, बी और सी प्रोडक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे हम मान लेंगे कि ए से बी की फॉर्मेशन हुई, तब रेट कांस्टेंट के बी मान ले, चलो K1 मान लो चाहे, ठीक है, या फिर बी मान ले, और ए से सी जाएंगे तो हम मान लेंगे के सी रेट कांस्टेंट। ए से सी की फॉर्मेशन हुई तो के सी है कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, और ए से बी हुआ तो के बी है रेट कांस्टेंट। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, यदि हम टाइम 0 की बात करें तो ए हमारे पास रिएक्टेंट है, इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी वो होगी
जो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट, तो बी और सी क्या होगी, 0 0 के इक्वल होंगे। अब यदि हम टी टाइम की बात करें तो यहाँ पे ए नोट माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी एक्स होगा बी वाला, और सी वाला भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो एक्स है ये तो इक्वल होगा कंसंट्रेशन ऑफ बी के, और ये इक्वल होगा कंसंट्रेशन ऑफ सी के, और ये इक्वल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए के। क्लियर है। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है जो अभी यहाँ पे बाकी है। अब ये तो हमने यहाँ पे दिखा दिए। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने बी के लिए एक्स माना है, ये इसके लिए ए के लिए एक्स माना है, तो बी के लिए हम इसे वाई मान ले और सी के लिए हम मान ले इसे जेड। क्लियर है। यहाँ पे ए के लिए हमने मानी एक्स, बी के लिए वाई लिया है, सी के लिए हमने जेड लिया है। अब ये देखो x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, जो x होगा वो y प्लस जेड के इक्वल होगा, बट ये तभी होगा जब यहाँ पे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 होंगे। इस रिएक्शन में स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 के इक्वल होंगे, तभी ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, x इज इक्वल टू y प्लस जेड, यानी कि जो y और z की जो कंसंट्रेशन यहाँ पे रहने वाली है, यानी कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा इनका वो x के इक्वल होगा। ठीक है, y प्लस जेड। देखो ये हमारे इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल में से इतना हमने माइनस कर दिया, इतना माइनस कर दिया, यानी कि इतना यहाँ पे इधर फॉर्मेशन हुए प्रोडक्ट की साइड। अब प्रोडक्ट में हमारे पास दो है बी और सी, कुछ बी की फॉर्मेशन हुई है, कुछ सी की फॉर्मेशन हुई है। तो यहाँ पे एक्स एक्स हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि जरूरी नहीं है कि दोनों हमारे पास सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, दोनों की यहाँ पे क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलेगी। नेम आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो x का यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, जो y हुई फॉर्मेशन और z हुई है, y और z के सम के इक्वल होगा x, और ये तभी होगा जब स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 के इक्वल होगा। क्लियर है। ये हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, यही होता है हमारे पास। अब हम बात करें इस x की वैल्यू निकालें, यहाँ से इस x की वैल्यू निकाल लें तो x हो जाएगा, x को इधर ले आएंगे तो और a को उधर लेके जाएंगे तो ये होगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे रख दें, इस x की जगह हम इस वैल्यू को रख दें, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू y किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ b के, z किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए c के इक्वल होगा। अब इसको हम इधर लेके आए तो प्लस में हो जाएगी टर्म कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सी। ये तभी पॉसिबल होगा जब स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 होगा, यानी कि इसी इक्वेशन से हमने ये बनाया है, और ये तब पॉसिबल है जब स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 होगा, अदरवाइज ये इक्वेशन आपकी नहीं मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब यहाँ से हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करें। रेट ऑफ रिएक्शन होगा रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, यानी कि जो हमारे पास रिएक्टेंट ए है इसका जो कंजम्पशन होगा उसके रेट की हम बात कर रहे हैं, वो इक्वल होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। जितना ए का कंजम्पशन हुआ है उतना ही तो हमारा क्या होगा, बी और सी की रेट की बी और सी का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, तो दोनों की रेट क्या होगी, इक्वल होगी। जितना ए का कंजम्पशन हुआ है उतना ही बी और सी का फॉर्मेशन हुआ है, दोनों की रेट क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए की बात करें, ए की कंजम्पशन की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी। जो बी की फॉर्मेशन हो रही है, बी की फॉर्मेशन हुई तो क्या होगी, के बी कंसंट्रेशन ऑफ ए बी प्लस के सी कंसंट्रेशन ऑफ सी। अब ये बी और सी की कंसंट्रेशन जो हमने दिखाई है, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी। ये दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ए के इक्वल हम यहाँ से लेके चलेंगे माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, के बी कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस के सी कंसंट्रेशन ऑफ ए। यहाँ से हम के बी प्लस के सी कंसंट्रेशन ऑफ ए को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब कंसंट्रेशन ए को इधर लेके जाएंगे, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के बी प्लस के सी
और इधर क्या आ गया dt। अब हम करवाएंगे इसका इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल टाइम पे। ये हमारा टाइम इंटरवल है ना कि टेम्परेचर। और इधर हम करवाएंगे इनिशियल कंसंट्रेशन टू फाइनल कंसंट्रेशन। क्लियर है यहाँ पे सभी को। अब यहाँ को इसको हम इसके इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल एन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के बी प्लस के सी, और ये आएगा टी। हमें चाहिए क्या है, देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए निकाल सकते हैं यहाँ से हम, ठीक है। जब हम कंसंट्रेशन ऑफ ए यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो लेंथेनॉइड है ये इधर जाएगा, ठीक है, और किसकी फॉर्म में जाएगा, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में यहाँ से जाएगा। ये नीचे हमारा इसको ऊपर लेके आना है तो ये किस में जाएगा, माइनस की फॉर्म दिखाएगा। एक्सपोनेंशियल किस में जाएगा, फिर माइनस की वैल्यू हमें देगा, ठीक है। और ए नॉट भी किधर जाएगा, दूसरी साइड जाएगा। तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ ए का। कंसंट्रेशन ए को हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। देखो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल के बी प्लस के सी टी, यही हो जाएगा। हमें इसको कैलकुलेट करना है, यानी कि इसका इन्वर्स करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट इज इक्वल टू ई माइनस के बी प्लस के सी टी। हमें इसको कैलकुलेट करना है तो इसको इधर लेके जाएंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट ई माइनस के बी प्लस के सी और टी, ये हो जाएगा। ये आई है कंसंट्रेशन ऑफ ए का फॉर्मूला। यदि हमें कंसंट्रेशन ऑफ ए कैलकुलेट करना पड़ जाए तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाले आपको कुछ इक्वेशन दिख रही होगी, ठीक है, वो ऐसी ही होती है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा एल एन कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के टी। और इसके टी हाफ की बात करें तो 0.693 अपॉन के। यहाँ पे क्या है, दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हमें दिखती है, तो यहाँ पे के हो जाएगा हमारा के बी प्लस के सी के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टी हाफ है। पैरेलल रिएक्शन के केस फर्स्ट की बात करें तो टी हाफ यहाँ पे हो जाएगा 0.693 अपॉन के बी प्लस के सी, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास, ये क्लियर है यहाँ तक सभी को। और ये हमने कैलकुलेट की यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन। अब हमें ऐसे ही देखो, ये हमारे पास हमने क्या बताया था कि कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ए सी। ये इक्वेशन देखनी है तो यहाँ से हमने ए को तो कैलकुलेट कर लिया। अब यदि हमसे कोई बी की कंसंट्रेशन पूछ ले तो बी की कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे एक मिनट, बी की कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सी की हमारी बी के जैसी हो जाए। ये तो हमने रिएक्टेंट साइड वाला देखा था। अब यहाँ पे देखो, यदि हमें बी की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, डी ए। यदि इसकी कंसंट्रेशन देख रहे थे, अब हम बात करेंगे डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के बी कंसंट्रेशन ऑफ ए। यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो माइनस था। ये माइनस इसलिए था क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन हो रहा था। रेट ऑफ कंजम्पशन की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, रेट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। अब ये है कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो यदि यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे तो के बी कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के बी प्लस के सी टी, ये हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे है डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। डी टी को हम इधर लेके जाएंगे, इधर आए हमारा डी टी। अब इसका करवाएंगे हम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कराएंगे इनिशियल टू फाइनल टाइम पे। और इधर हम करवाने वाले हैं यहाँ पे हमारे पास 0 टू बी। हमने किसके इक्वल माना था, y के इक्वल। y हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी।
इनिशियल टू फाइनल। जब इसको हम कंप्लीटली सोल्व कर लेंगे, और जो आपको फार्मूला याद रखना है वो होने वाला है कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू KB कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट अपॉन KB प्लस KC एक्सपोनेंशियल 1 माइनस KB प्लस KCT। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमें यूज करने वाले, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम E1 में, एक मिनट, 1 माइनस E1, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये हमने कंसंट्रेशन B की बात करी है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन C की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा KC कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट अपॉन KB प्लस KC 1 माइनस E माइनस KB प्लस KCT। ये होगा कंसंट्रेशन C का फॉर्मूला। तो कंसंट्रेशन A, कंसंट्रेशन ऑफ B और कंसंट्रेशन ऑफ C, तीनों के हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन के फॉर्मूले कैलकुलेट कर लिए हैं। इन तीनों को आपको याद रखना है। फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, वही बात डेरिवेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आप बात करें यहाँ पे, देखो सेकंड केस की। तो फर्स्ट केस में तो हमने कहा कि कोई रिएक्टेंट A है, उससे हमें प्रोडक्ट B और C मिला, यानी कि 2 प्रोडक्ट हम देख रहे थे। अब हम बात करें 3 प्रोडक्ट की, यानी कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है A और इससे हमें मिला X Y Z। यदि रिएक्टेंट A से X प्रोडक्ट मिला, वहाँ पे रेट कांस्टेंट K1, Y मिला तो K2 और Z मिला तो वहाँ पे रेट कांस्टेंट होगी K3, ठीक है। और यहाँ पे अब हम बात करें, देखो यहाँ पे हम B मानेंगे, B इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल हम मानेंगे। B इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इंपॉर्टेंट क्या पहले वो देखो, कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस कंसंट्रेशन ऑफ X प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Y प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Z। इसको हमें वही सोल्व करना है, एट T इज इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A नोट आएगा, यहाँ पे ये क्या होगा 0 होगा उस टाइम पे। फिर हम एट टाइम T की बात करेंगे तो A नोट माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये x के इक्वल हो जाएगा, ये y और ये क्या हो जाएगा z। इसको हम कंसंट्रेशन A से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कंसंट्रेशन B C D से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि आप इनसे रिप्रेजेंट ना करना चाहे तो कंसंट्रेशन ऑफ x, कंसंट्रेशन ऑफ y एंड कंसंट्रेशन ऑफ z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ पे। तो A नोट क्या हो जाएगा, इन सभी के सम के इक्वल आ जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ A नोट होता है क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमने स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन ली है रिएक्टेंट की, वो वाली। अब वो देखो यहाँ पे ये तो है हमारी रिमेनिंग वाली और ये है फॉर्मेशन वाली, ठीक है, इन तीनों प्रोडक्ट के फॉर्मेशन वाली। तो इन सभी का हम सम कर देंगे तो जो इनिशियल वाली कंसंट्रेशन थी उसके ही क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बाकी सारा ही फिर से करने की नीड है नहीं, डायरेक्टली हम लिख देंगे ये इसके इक्वल होगा। अब यहाँ से हमें रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ X प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Z। जैसे हमने फर्स्ट केस में दिखाया था वैसा ही क्या दिखा, इसमें एक प्रोडक्ट और ऐड हो गया, ठीक है। उसमें एक प्रोडक्ट कम था, यानी कि वहां पे 2 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही थी, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। सिर्फ यही चेंज है, बाकी यहाँ पे कोई डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन, आप कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले आप A की बात करें, ठीक है, तो माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt जो कि इक्वल होगा K1 कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस कंसंट्रेशन ऑफ प्लस K2 कंसंट्रेशन ऑफ A और ये 3K। अभी भी यहाँ पे क्या लिया हमने, होना क्या था X Y Z, यही होना था X Y Z। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन सभी की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है, जो फॉर्मेशन हो रही है इनके जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है। रेट कांस्टेंट से सभी के डिफरेंट होंगे, जैसे हमने फर्स्ट वाले केस में बताया था B और C थे, कंसंट्रेशन B और कंसंट्रेशन C की जगह हमने क्या लिख दिया था, कंसंट्रेशन A, यानी कि A की कंसंट्रेशन के इक्वल ही होगा वहां पे।
रेट कांस्टेंट डिफरेंट होगा, यहाँ पे भी वही है, रेट कांस्टेंट डिफरेंट है, कंसंट्रेशन यहाँ पे भी क्या है, सेम है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम करने यहाँ पे नहीं बैठेंगे फिर से। आपको जो याद रखना है, आपको कंसंट्रेशन याद रखनी है। तो सबसे पहले Ln कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3T, यही है। और ये फिर से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। और फर्स्ट वाले केस में हमने बताया था कि क्या है, Ln A नॉट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू KB प्लस KC। तो वहां पे 1 2 3 की जगह हमने BC लिया था, तो सिर्फ ये लिखा था। क्लियर है यहाँ तक सभी को। और एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता क्या है, Ln कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू KT। तो यहाँ पे चेंज कहाँ पे आ रहा है, इस K पे चेंज आ रहा है। K यानी कि यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट, यानी कि जितने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है उतने ही यहाँ पे डिफरेंट रेट कांस्टेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। और उन सभी का हम क्या करते जाएंगे, यहाँ पे सम करते हुए जाएंगे। तो और बाकी यहाँ पे कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। तो जितने रेट कांस्टेंट आपको दिखे उन सभी का यहाँ पे क्या करते जाएंगे, सम करते जाएंगे। अब हम यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ X, कंसंट्रेशन ऑफ Y और कंसंट्रेशन ऑफ Z को कैलकुलेट करना हो, यानी कि इन सभी के कंसंट्रेशन की हम बात करें, तो ये सभी जो हमने अभी सोल्व किया था, तो यहाँ पे क्या है, K1 कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू T, ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, K1 की जगह K2 हो जाएगा और यहाँ पे K3 हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यू सेम होंगी। ये हमने केस सेकंड की बात की है। केस फर्स्ट की बात करें तो केस फर्स्ट में हमारा ये था, एक तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, यहाँ पे सेकंड के लिए ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब इसके लिए हमने जो कंसंट्रेशन B और C की कैलकुलेट की थी, कंसंट्रेशन ऑफ B और C की कैलकुलेट की थी, क्या थी, KB कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट अपॉन KB प्लस KC, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल KB प्लस KC इंटू T, यही था। यहाँ पे हमने KB KC रेट कांस्टेंट ले रखे थे, यहाँ पे 1 2 3 हमने ले लिए। क्लियर है, यही डिफरेंस है। बाकी जितने यहाँ पे रेट कांस्टेंट, जितने प्रोडक्ट इंक्रीज होते जाएंगे उतने ही रेट कांस्टेंट यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे और उतने ही यहाँ पे क्या करते जाएंगे, हम सम करते जाएंगे। तो आई होप आपको ये याद रहेंगे, बाकी कोई भी डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा। यदि किसी एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है या फिर 3 की हो रही है, चाहे आप यहाँ पे 4 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करवा दें, एक रेट कांस्टेंट को हम क्या करते जाएंगे, यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट के अंदर भी और नीचे हमारा यहाँ पे भी क्या होगा। और जिसका हमें कंसंट्रेशन निकालना है, जैसे हमें Y की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, तो Y का रेट कांस्टेंट K2 है, यहाँ पे K1 की जगह K2 रख देंगे। Z का कैलकुलेट करना तो K3 रख देंगे, बाकी पूरे इक्वेशन क्या रहेगी, सेम रहने वाली है। तो आई होप दोनों आपको केस समझ आए होंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट केस की, केस 3 केस थोड़ा सा डिफरेंट है इनके कंपैरिजन में। अब यहाँ पे थोड़ा ही डिफरेंट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी हमने क्या देखा, बात देखो, सबसे पहले पैरेलल रिएक्शन की बात करें कि पैरेलल यहाँ पे 2 रिएक्शन हो रही है। एक यहाँ पे कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हमें 2 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिली, ठीक है। दूसरा केस ये हो सकता है कि उस एक रिएक्टेंट से हमें 3 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देखने को मिले, 3 4 5 कुछ भी हो, फॉर्मूला हमने बता दिया। अब डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ यही है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है, अभी हमने क्या कहा था कि कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस कंसंट्रेशन ऑफ C, ऐसे हम लिख रहे थे। यानी कि वो कब अप्लाई हो रहा था, जब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 के इक्वल हो। अब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिफरेंट हो जाएंगे, सेम नहीं रहेंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा वो देख लो फॉर्मूला में। केस 3 हमारा है, कोई रिएक्टेंट A है, A रिएक्टेंट से हमें B प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिलेगी, एक C प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिलेगी। अब यहाँ पे साथ में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका B है और इसका हमारा C स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, बाकी और कोई चेंज यहाँ पे नहीं है। मान लीजिए ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। Y हमने लिया था B की कंसंट्रेशन के और Z होगा यहाँ पे हमारे पास है C की कंसंट्रेशन के इक्वल, ये हमने फर्स्ट केस में भी लिया था। रेट ऑफ रिएक्शन की यहाँ पे हम बात करेंगे, तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ A का तो कंजम्पशन होगा, फॉर्मेशन किसकी हो रही है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C,
ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं रेट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड रेट ऑफ इक्वेशन सेकंड, एक ही बात है यहाँ पे ठीक है। अब हमें रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए की बात करें तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी किसके इक्वल होगा, यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे पास है K1, ये होगा K2 रेट कांस्टेंट, K1 K2 होगा तो K1 A प्लस K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए यहाँ से कॉमन ले ले और इधर लेके आ गए हम, dt को हम इधर लेके जाएंगे K1 प्लस K2 dt, ठीक है। इसका हम इंटीग्रेशन करवा देंगे, इंटीग्रेशन करवाएंगे तो ln कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू टी। ये वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की यदि हम बात करें, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में क्या होगा, ये हमारे पास ए रिएक्टेंट है और हमें यहाँ पे मिल रहा है बी प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे रेट कांस्टेंट है K1। अब यहाँ पे एट टाइम t 0 की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन होगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए नोट माइनस एक्स करेंगे, ठीक है। ये x के इक्वल हो सकता है बट x के इक्वल इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी। ए नोट माइनस एक्स है तो इसको हम y से रिप्रेजेंट करें, ये y हो जाएगा और y होगा हमारा कंसंट्रेशन किसके, b के इक्वल, और ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक सभी को, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन हम इससे कैलकुलेट करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा। अब इस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, इसको हमें लिखना होगा, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 1 बाई बी डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस K1 प्लस K2 टी, ये हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, यहाँ पे क्या होगा 1 बाई बी, इसका हमने क्या दिखा दिया, अब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिखा दिया है। हम इसकी बात करें हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन किसकी, बी वाले प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे 1 अपॉन बी प्लस की वैल्यू इसलिए रखी है क्योंकि इसकी फॉर्मेशन हो रही है, कंजम्पशन नहीं हो रहा है। जिसका कंजम्पशन होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव में, फॉर्मेशन उसकी वैल्यू पॉजिटिव में, तो 1 अपॉन बी डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस K1 प्लस K2 टी के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन कंजम्पशन के लिए ये वाला निकाल दिया था। अब हमें यहाँ पे बात करें डी कंसंट्रेशन बी, डी कंसंट्रेशन बी होगी तो ये हम इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा बी K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस K1 प्लस K2 टी और यहाँ पे हो जाएगा डी टी। जब इसका हम इंटीग्रेशन करवा देंगे, इंटीग्रेशन करवाएंगे तो हमें यहाँ से मिलने वाला है, इंटीग्रेशन करवाने के बाद हमें मिलेगा ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू बी, इसका कितना था K1 रेट कांस्टेंट, K1 किसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या था कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट और K1 प्लस K2 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, ये हो जाएगा। तो चेंज कहाँ पे आया, सिर्फ चेंज यहाँ पे आएगा कि हमें साथ में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवानी है। कंसंट्रेशन ऑफ सी निकालेंगे तो यहाँ पे सी K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट अपॉन K1 प्लस K2 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे चेंज कहाँ पे आया है, फर्स्ट हमारे पास था जहाँ पे रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट मिले, सेकंड रिएक्टेंट से हमने 3 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देखी। अब हमने देखा कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिफरेंट हो, वहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सभी का 1 ले रहे थे तो यहाँ पे हम कुछ लिख नहीं रहे थे। अब यहाँ पे डिफरेंट होगा तो वैल्यू भी हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है सभी को, ठीक है। ये हमने बात की है पैरेलल रिएक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम परसेंटेज यील्ड, मैक्सिमम परसेंटेज यील्ड, ठीक है।
मैक्सिमम परसेंटेज यील्ड हमसे पूछ ले तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा वो देखो। हमारे पास रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट ए से बी और सी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे रेट कांस्टेंट K1 है, यहाँ पे K2 है। क्लियर है। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है परसेंटेज यील्ड ऑफ, मान लीजिए हमें बी की परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज यील्ड ऑफ बी। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा अमाउंट ऑफ बी फॉर्म्ड, कि बी की कितनी फॉर्मेशन हुई है, बी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, और सी से क्या क्या हुआ, कंजम्पशन। तो अमाउंट ऑफ ए कंज्यूम्ड, परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यानी कि किसी भी एक प्रोडक्ट की हमने पूछ ले, बी की पूछ ले, सी की यील्ड पूछ ले, किसकी यील्ड कितनी है। तो यहाँ पे यदि बी की पूछ ले तो अमाउंट ऑफ बी फॉर्म्ड, सी की पूछ ले तो अमाउंट ऑफ सी फॉर्म्ड। सी हो चाहे बी हो, बनेगा किससे, ए से, तो कंजम्पशन किसका होगा, कुल मिला के ए का होगा, तो अमाउंट ऑफ ए कंज्यूम ही रहेगा। यहाँ पे बी या सी जिस प्रोडक्ट की निकलवाए उसकी बात करेंगे, इनटू 100। तो यहाँ से आ जाएगी परसेंटेज यील्ड ऑफ बी। अब यहाँ पे हमने क्या कहा था, ये हमारा केस फर्स्ट है, हमने कहा था x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, और जहाँ पे स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट 1 के इक्वल होगा। हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ ए कंज्यूम्ड, कि ए कंज्यूम की अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सी। मतलब क्या है, ये हम अभी भी देख के आए थे कि यहाँ पे ए का कंजम्पशन कितना होगा, ए का कंजम्पशन उतना ही होगा जितना बी और सी की फॉर्मेशन होगी। यही हम बता रहे थे कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ कंजम्पशन कितना हो रहा था, ए नोट माइनस हमने एक्स किया था जो कि इक्वल था कंसंट्रेशन ऑफ ए, और यहाँ पे हमने बी का माना था कि वाई की फॉर्मेशन दे रहा है जेड की, और इसकी मानी हमने कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ सी। तो ए की जो कंजम्पशन की अमाउंट होगी वो उतनी ही होगी जितनी बी और सी की फॉर्मेशन की है, वो दोनों इक्वल ही है। ठीक है। यहाँ पे हमने बात की अमाउंट ऑफ ए कंज्यूम की। अब यहाँ पे परसेंटेज यील्ड निकालनी है हमें, परसेंटेज यील्ड ऑफ बी। तो यहाँ पे ये तो हमने निकाल लिया, इसकी जगह हम ये रख देंगे, और परसेंटेज यील्ड ऑफ बी, तो अमाउंट ऑफ बी फॉर्म, बी की फॉर्मेशन कितनी हुई, वाई, वाई को रिप्रेजेंट करेंगे कंसंट्रेशन बी से, तो कंसंट्रेशन बी अपॉन कंसंट्रेशन बी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू 100। अब यहाँ पे ये तो हमने बता दिया। ठीक है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी की हम बात करें, किसके इक्वल होगा, K2 अपॉन K1 के इक्वल होगा। K2 अपॉन ए, कंसंट्रेशन ऑफ सी पे K2 रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ बी पे ए की, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू K2 अपॉन K1। दोनों साइड हम 1 ऐड कर दे, 1 ऐड करेंगे दोनों साइड, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस 1 इज इक्वल टू K2 अपॉन K1 प्लस 1। एलसीएम लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू, इधर K1 एलसीएम होगा, K2 प्लस K1 हो जाएगा, K2 प्लस K1 हो जाएगा। अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सी इक्वल टू होगा K1 अपॉन K1 प्लस K2। ये हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे परसेंटेज यील्ड ऑफ बी में, और ये इक्वल हो जाएगा K1 अपॉन K1 प्लस K2 के। तो आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर परसेंटेज यील्ड ऑफ बी को कैलकुलेट करना है तो K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100 भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दो फॉर्मूला देखने को मिलेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखने हैं। ये होगा, ये होगा। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम परसेंटेज यील्ड ऑफ बी या फिर मैक्सिमम परसेंटेज यील्ड ऑफ सी कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि बी कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी, और सी कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी, और फिर K2 लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक। ये अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में,
और नेक्स्ट रिएक्शन होगी हमारी थर्ड नेम रिएक्शन, जो एलिमेंट्री रिएक्शन का ही पार्ट है, कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन, और इसे ही हम कहेंगे सिक्वेंशियल रिएक्शन। सिक्वेंशियल रिएक्शन या फिर कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन, इसमें डिफरेंस क्या होगा इन देखो, अभी तीनों में बात देखो। फर्स्ट हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन थी। रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की फॉर्मेशन होती है, यानी कि रिएक्शन वापस से जो हमारा रिएक्टेंट था वापस हमें वही मिल रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई, प्रोडक्ट से वापस क्या मिलेगा, हमें वही रिएक्टेंट मिल रहा था। अब हम बात करें पैरेलल रिएक्शन की। पैरेलल रिएक्शन में हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, उससे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकती है। प्रोडक्ट दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और चार भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, यानी कि दो से ज्यादा ही प्रोडक्ट की वहां पे फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, दो या दो से ज्यादा। अब हम बात करें हमारी लास्ट थर्ड हमारी जो एलिमेंट्री रिएक्शन है वो है कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन या फिर कहें सिक्वेंशियल रिएक्शन। इसमें ये होगा हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है, उसके बीच में इंटरमीडिएट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इंटरमीडिएट आपको देखने को मिलेगा कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन में। कैसे, ये हमारे पास एक रिएक्टेंट ए है, ए से बी और बी से सी। ए यहाँ पे रिएक्टेंट होगा, सी यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन दे रहा है कि ये प्रोडक्ट है, और बी यहाँ पे एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। यदि यहाँ पे आप रेट ऑफ रिएक्शन जब कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे आप कंजप्शन और फॉर्मेशन की बात करते हैं। अब ए रिएक्टेंट है, इसका क्या होगा, कंजप्शन होगा, इसका कंजप्शन होगा, और सी का क्या होगा, फॉर्मेशन हुआ है। अभी बी का क्या हो रहा है, बी की यदि हम ए से बात करें कि ए से बी की फॉर्मेशन, यानी कि तब तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे। अब यहाँ से सी की भी फॉर्मेशन, यानी कि बी का भी कंजप्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बी का कंजप्शन की बात करेंगे, बी के फॉर्मेशन की बात करेंगे, ए के सिर्फ कंजप्शन की बात करेंगे और सी के सिर्फ फॉर्मेशन की यहाँ पे बात करेंगे। एट टाइम जीरो, यहाँ पे मान लीजिए K1 है रेट कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है K2 रेट कांस्टेंट होगा। यदि T0 टाइम जीरो की बात करें तो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास ये है, तब तक यहाँ पे कोई फॉर्मेशन नहीं तो जीरो होगा। अब हम बात करें एट टाइम टी, टाइम टी की बात करेंगे तो A0 माइनस एक्स, जिसको हम लिख देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए के इक्वल। अब यहाँ पे मान लीजिए ये y है और ये क्या है z, y को हम इक्वल लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ b और z को लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए सी के इक्वल होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं सिर्फ वही है, ये इंटरमीडिएट है, इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं और इसकी कंजम्पशन दोनों ही बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम बात करें, ये हमारे पास था कंसंट्रेशन ऑफ A0 हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस कंसंट्रेशन ऑफ C, और ये तब होता है जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमारा 1 के इक्वल हो, अदरवाइज ये नहीं होगा। अब हम यहाँ पे बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन में रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए की बात करें सबसे पहले तो वो क्या होता है माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा, यही होगा K1 रेट कांस्टेंट ये होगा और एक कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसको हम लास्ट में जब सोल्व करते हैं, पूरा प्रोसेस करने की बार बार में नीड नहीं है, लेंथेनॉइड logarithm concentration of A naught upon concentration of A is equal to K1 प्लस, अब यहाँ पे कितने हम लेंगे, K1 2 हैं तो यहाँ पे K1 प्लस K2 इंटू T ले लेंगे, ज़्यादा होंगे तो K1 प्लस K2 प्लस K3 ले लेंगे। वो डिपेंड करेंगे हमारे यहाँ पे रेट कांस्टेंट कितने गिवन है उस पर। अभी तक हम यहाँ तक तो अभी इतना ही लिख देंगे। ये हमारा वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यही थी हमारे पास। क्लियर है, तो ये हमने बात कर ली है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारी आ गई और यहाँ पे ये रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करें, कितने रेट कांस्टेंट यहाँ पे गिवन है उतनी ही वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे हम बात करें बी की, तो यहाँ पे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी माइनस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी यानी कि लास्ट में जो हम इसकी बात करते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन की ए की,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी की बात करेंगे तो वो जो हमारा रेट ऑफ कंजम्पशन है बी का पहले से वो, और उसमें से जो रेट ऑफ फॉर्मेशन आई हमारी बी की वो माइनस कर देंगे। तो अभी हमारा जो रेट ऑफ कंजम्पशन रहेगा वो यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कंजम्पशन की बात करें तो माइनस हो जाएगा आपकी बार यहाँ पे भी डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू K2B माइनस K1। अब K2B देखो यहाँ पे हम इसके कंजम्पशन की बात करें हैं तो कंजम्पशन की बात करेंगे तो K2B जैसे हम A के कंजम्पशन की बात करते हैं माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू K1 A के इक्वल होता है। अब इसके हम कंजम्पशन की बात करें DB अपॉन dt तो वो क्या होगा, K2 कंसंट्रेशन ऑफ B इसी के इक्वल होगा। अब इसी के हम फॉर्मेशन की बात करें, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी, यानी कि बी की फॉर्मेशन भी हुई थी यहाँ पे तो वो क्या हो जाएगा, K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए से इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ये फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करेगा और ये होगी ओवरऑल रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए बी। क्लियर है यहाँ पे सभी को। अब मान लीजिए हमारे पास जो कंसंट्रेशन है, मान लेंगे ये कंसंट्रेशन ऑफ ए बी है वो हमने y के इक्वल ले लिया, ठीक है, y के इक्वल ले लेंगे। एक तो इसी के इक्वल लेते हैं ना, y होगा उसको हम किसके लेंगे, इसके इक्वल ले लेंगे। y1 कंसंट्रेशन ऑफ ए एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बी की जगह डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू K2 कंसंट्रेशन ऑफ y क्या लेंगे, y लेंगे, ठीक है, माइनस K1 और A हमारा क्या होता है फिर x होगा, एक ही टर्म में लेंगे सारे के सारे, ठीक है, तो ये हो जाएगा K1x हो जाएगा। अब यहाँ पे सेम टर्म सेम साइड लेके आएंगे, यानी कि K2y को y वाली साइड और dt को हम इधर लेके जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा dy अपॉन K2y, ये प्लस में है माइनस में आएगा, एक मिनट, dy अपॉन dt माइनस K2y इज इक्वल टू माइनस K1x। तो माइनस माइनस इधर क्या करने, पहले इसको माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, इसको कॉमन लेंगे तो बाहर माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस को क्या कर देंगे हम कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, माइनस माइनस को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास होगा dy अपॉन dt प्लस K2y इज इक्वल टू K1x। ये आपको दिखने में ऐसे लग रहा है क्योंकि हम कंसंट्रेशन को अब हमारी एक्स वाई जेड जो हमने फॉर्म ली थी उस फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो y यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब इसको हम सोल्व करेंगे, y वैसे किसके इक्वल है, कंसंट्रेशन b के इक्वल है, और b की वैल्यू क्या आएगी, b देखो a से b से c, इसका रेट कांस्टेंट कितना था 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट। अब यहाँ पे अभी तक हम क्या करते थे, जैसे हम कंसंट्रेशन b की बात करें, हमारा जो पैरेलल इक्वेशन है उसकी बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ b हमारे पास था K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट अपॉन K1 प्लस K2, इस टाइप से हम बात कर रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस एक्सपोनेंशियल K1 प्लस K2 इंटू टी, ये हमारे पास थे। अब यहाँ पे प्लस में ना होके, क्योंकि यहाँ पे साथ में क्या हो रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन और कंजप्शन दोनों काम यहाँ पे हो रहे हैं, तो यहाँ पे K2 माइनस K1, K1 तो फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, K2 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इसके कंजम्पशन को, तो K2 माइनस K1 एक्सपोनेंशियल माइनस K1t माइनस एक्सपोनेंशियल K2t, ये हो जाएगा, ठीक है। और C में क्या हो जाएगा, C में यहाँ पे सिर्फ 2 की फॉर्मेशन हो जाएगी और साथ में ये प्लस में आएगा, क्योंकि C में सिर्फ फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा, वहाँ पे माइनस नहीं रहेगा। क्लियर है यहाँ पे, ये हमारी y की भी कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ B का फॉर्मूला है, और इसको आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये तो आपको हर जगह आ रहा है, पैरेलल रिएक्शन में भी आ रहा है
और यहाँ पे हमारे कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन में आ रहा है। इतनी बार करोगे तो आप वैसे याद हो जाएगा ये। क्लियर? ये थोड़ी सी अलग है इनके कंपेरिजन में, इसको एक तब और आप दिखेंगे तो आप याद हो जाएगी। अब हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। हमने कहा था कि जब हम एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करेंगे वहीं पे हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे। तो ये स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या है, इसके क्या स्टेप होंगे, ये सभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो हमारा स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। इसको हम सोल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को सोल्व करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है आपको, भूलना नहीं है इसको बिल्कुल भी। देखो, मान लीजिए हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट केस देखें हम, तो फर्स्ट केस में हमारे पास एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से बी की फॉर्मेशन हुई है, बी से सी की फॉर्मेशन हुई है। हम कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन की ही बात कर रहे हैं, ये नहीं हम कहीं और रिएक्शन पे चले गए। जैसे हम बात करें, हमने फर्स्ट रिएक्शन देखी थी रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ एक टॉपिक हमने देखा था रिलैक्सेशन मेथड, वो रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ हमने देखा था। उसके बाद हमने बात की है पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन के बाद साथ हमने एक टॉपिक देखा है मैक्सिमम परसेंटेज यील्ड, यानी कि कौन से वाले प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा आपको परसेंटेज देखने को मिलेगी, उसकी बात की थी। अब हमने बात की है थर्ड रिएक्शन कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन। कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन के साथ हम एक टॉपिक देख रहे हैं हम SSA, यानी कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। क्लियर है? टॉपिक के साथ साथ है यहाँ पे एक अलग हर रिएक्शन के साथ साथ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टॉपिक भी यहाँ पे डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट है। वो जो हमने एक्स्ट्रा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया है रिएक्शन के साथ साथ, वो करना इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्वेश्चन फॉर्मूला से सोल्व होंगे और फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आना चाहिए। जितना अभी तक हमने करवा दिया उसके आपको PYQ भी लगा के देखने हैं। देखो, हम यहाँ पे PYQ करवाएंगे, बिल्कुल एंड में करवाएंगे। इसके बाद हमारे कुछ और टॉपिक रहते हैं, पहले उनको कवर करेंगे, उसके बाद हम PYQ लगवाएंगे। तो आपको पहले से ही PYQ एक बार कर लेना है। क्लियर है? ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। खुद से करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हमारे ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ है, ताकि हमने खुद से सोल्व किए क्वेश्चन। यदि हम करवाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व और उसके बाद देख देख के जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उतना कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा जितना खुद से करेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार PYQ आप खुद से सोल्व करें, उसके बाद यहाँ पे PYQ सोल्व होंगे तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके क्वेश्चन सही हैं या फिर गलत है, या फिर कोई नहीं आया है, डाउट है, तो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? देखो, अब हम बात कर रहे थे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन की। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में हमने बताया कि कोई रिएक्टेंट ए है, ए से बी की फॉर्मेशन, बी से सी की फॉर्मेशन। तो जो बी हमारे यहाँ पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, ठीक है, ये क्या होगा, रिएक्टिव इंटरमीडिएट होगा। इसका कंजम्पशन भी होता है और इसकी फॉर्मेशन भी होती है। यहाँ पे हमारे पास रेट कांस्टेंट K1 है, यहाँ पे K2 हो जाएगा। मान लीजिए जो K1 एंड K2 है, दोनों ही हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफ होगा कंसंट्रेशन और टाइम के वर्सेस, जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B और कंसंट्रेशन ऑफ C, तीनों कंसंट्रेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो होगा इस टाइप से। ये होगा हमारी कंसंट्रेशन ऑफ बी को रिप्रेजेंट करेगा, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेगा, और ये हमारी होगी जो कंसंट्रेशन ऑफ सी को रिप्रेजेंट। जो कंसंट्रेशन ऑफ बी है, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे, यहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलेगी, मैक्सिमम कंसंट्रेशन बी की आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे टी भी क्या होगा, मैक्सिमम टाइम पे, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये ग्राफ तब प्लॉट करेंगे जब यहाँ पे दोनों रेट कांस्टेंट हमारे इक्वल होंगे। सेकंड केस ये हो सकता है कि यहाँ पे अब हमारे पास है जो K1 और K2 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे K होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी K2 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, ये होगा यहाँ पे, ये हमारे यहाँ तक रुक जाएगी। ये है बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब हम बात करें थर्ड केस की, कि यहाँ पे K2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, K2 रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी।
तो अब यहाँ पे ग्राफ रहने वाला है हमारे पास, ये हमारी जो है ये कंसंट्रेशन बी है, और ये आपको देखो अलग से डिफरेंस दिख रहा हो, इस डिफरेंस को ही हम क्या कहेंगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। क्यों कहेंगे वो देखो, जो कंसंट्रेशन ऑफ बी है वो हमारी कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट दी प्रोसेस, थ्रू आउट दी प्रोसेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ बी हो रही है वो क्या करेगी, फिर सबसे कम हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं, जो कंसंट्रेशन बी है उसको हम कांस्टेंट देते हैं थ्रू आउट दी प्रोसेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखना है आपको। जो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन होगा वो क्या कहेगा, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन स्टेट दैट रिएक्टिव इंटरमीडिएट, reactive intermediate are present at a constant concentration throughout the reaction, throughout the reaction। जो यहाँ पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही है रिएक्शन में, ठीक है, तो उसकी जो कंसंट्रेशन रहने वाली है उसको हम कांस्टेंट रख देंगे थ्रू आउट दी प्रोसेस। ठीक है, ताकि वो वेरी ना करे, इसको हमने कांस्टेंट रख दिया यहाँ पे। अब इसको हमने कांस्टेंट रख दिया तो हमने किसकी बात किया, रिएक्टिव इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे, और रिएक्टिव इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या है, बी, तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी उसको हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, और यही हमें बता रहा है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेप होंगे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के, एक बार उन स्टेप्स को देख लो कि वो स्टेप कैसे रहने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाली है वो होगी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि स्लोवेस्ट स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपको देखने को मिलेगा जो कि स्लोवेस्ट स्टेप होगा। सेकंड, जो रेट एक्सप्रेशन यहाँ पे हम देखते हैं, जो रेट एक्सप्रेशन होते हैं उनमें कौन कौन से हमारे इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से टर्म इन्वॉल्व होंगी रेट एक्सप्रेशन में। मान लीजिए रेट एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व कर रखी हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। सबसे पहले हम बात करें इसमें इन्वॉल्व क्या है, उससे पहले देखो कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या है, स्टेबल है, कंसंट्रेशन ऑफ स्टेबल स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से वो स्टेबल स्पीसीज हैं जिनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे ले रखी हमने, तो रिएक्टेंट हो सकते हैं, प्रोडक्ट हो सकते हैं, और कैटलिस्ट हो सकते हैं। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट, यहाँ पे हमने इंटरमीडिएट की बात नहीं की है। ठीक है, तो ये यदि स्पीसीज हमारे पास है स्टेबल स्पीसीज, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट, उनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है रेट एक्सप्रेशन को दिखाने में। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हम लास्ट में रेट एक्सप्रेशन की बात करेंगे वो इक्वल हो जाएगा फाइनल रेट एक्सप्रेशन, वही क्या हो जाएगा, फाइनल रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, यदि इनकी हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं जो स्टेबल स्पीशीज हैं, तो हमारा जो रेट एक्सप्रेशन आएगा इनके इन्वॉल्वमेंट के बाद वही हमारा फाइनल रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन करवाते टाइम पे जिस स्पीशीज का हम यूज कर रहे हैं वो हमारा है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसका इन्वॉल्वमेंट हम दिखा रहे हैं, तो इसका इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या हो जाएगा, चेंज इट्स कंसंट्रेशन टर्म इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ स्टेबल स्पीशीज। जो इसकी कंसंट्रेशन टर्म होगी, जो इंटरमीडिएट की जो कंसंट्रेशन टर्म होगी उसको चेंज कर देंगे हम जो हमारे स्टेबल स्पीशीज होंगे उसमें, तब हम वहां से रेट एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। तब वहां से हम क्या करेंगे, रेट एक्सप्रेशन को कवर करेंगे। अब हम बात करें फोर्थ स्टेप की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से हमें क्या मिल रहा था, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब की हमने बात कर ली, डायरेक्ट में बात कर ली, और यहाँ पे इसका इन्वॉल्वमेंट भी हमने देख लिया है। अब जब हम इस रेट एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो इस रेट एक्सप्रेशन को अप्रोच करने के हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट होगा इक्विलिब्रियम अप्रोच, और सेकंड हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास SSA, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन।
इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जब हम इक्विलिब्रियम अप्रोच यहाँ पे लगाएंगे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फास्ट इक्विलिब्रियम, यानी कि किसी भी रिएक्शन में यदि फास्ट इक्विलिब्रियम हो रहा है, ठीक है, फास्ट इक्विलिब्रियम हो रहा है तो वहां पे इक्विलिब्रियम अप्रोच लगाएंगे, और यहाँ पे नो, इस अप्रोच को लगाएंगे हम व्हेन नो फास्ट इक्विलिब्रियम। जब फास्ट इक्विलिब्रियम आपको देखने को नहीं मिलेगा वहां पे हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ पे? और यहाँ पे मेनली हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट पे फोकस कर रहे हैं। जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट होगा उसी कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट रख देंगे। क्लियर है? यह है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, टाइप ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन कितनी है, यहाँ पे एक एक करके सभी को डिस्कस किया हमने। साथ में मैक्सिमम परसेंटेज यील्ड क्या होगी, SSA क्या होगा, ये सब हमने यहाँ पे कवर किया है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।